तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से एससीओ समिट जो है, एससीओ की जो बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, किस तरीके से तमाम अहम मुद्दे जो कि घोषणा पत्र में शामिल किया जाएंगे। और खासतौर से जो तस्वीरें हैं वो लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं किस तरीके से भारत की, एक नए भारत की अगर खासतौर से कहा जाए, कैसे उसका परचम लहराता नजर आता है, उसका दबदबा नजर आता है। और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो हैं उनकी तस्वीरें भी हमने देखी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लगातार इस पर हमारी जानकारी को और बढ़ा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अशोक जी और प्रोफेसर राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राहुल, आपसे समझना मैं चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें तो हमारे पास आई रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये रह जाता है कि जो घोषणा पत्र है और इससे पिछली जो बैठकें रही हैं उनमें जिन बातों का जिक्र किया गया है, जिन मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, अगर उनको देखा जाए किस तरीके से उनका क्रियान्वयन आपको नजर आता है, और क्या अब वो जो ऑर्डर है वो कुछ बदलता हुआ नजर आएगा? देखिए, जहां तक एससीओ के पिछले डिक्लेरेशन जॉइंट स्टेटमेंट्स का जो क्रियान्वयन का सवाल है, तो मुझे लगता है हम पहले इस बात पे भी थोड़ा प्रकाश डाल चुके हैं कि रैट्स के अलावा बहुत जगहों पे बहुत सारे सेक्टर्स में काम नहीं हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि शिखर वार्ता के बाद सीनियर ऑफिशियल्स मीट हुई और मिड लेवल ऑफिसर मीट हुई, कंसल्टेशन मीटिंग्स हुई, लेकिन उसको जमीनी हकीकत में कैसे उतारा जाए उस पर देशों के बीच में बहुत सहमति नहीं हुई। तो एक तरह से ये सिर्फ एक बंच ऑफ गुड इंटेंशंस ही रह जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे। तो ये इरादे तो बहुत अच्छे हैं, जैसे नए साल का रेजोल्यूशन हम बनाते हैं उस तरह के एससीओ में बहुत सारे सेक्टर्स में हमने एग्रीमेंट्स किए, मतलब इंटेंशंस हमने दिखाए कि हम ये काम करना चाहते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि अब एससीओ में परिवर्तन धीरे धीरे ही सही, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन आने की जरूरत है, और ये परिवर्तन होंगे क्योंकि ये सारे देश, इनके कंसर्न्स जो सिस्टेमिक, जिसे कहते हैं हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय राजनय के स्तर पे, इन सभी देशों के बहुत अच्छे अलाइनमेंट्स हो रहे हैं जो कंसर्न्स हैं उनको लेकर के। जब दुनिया में जो मल्टीलैटरल संगठन है, बहुपक्षीय संगठन है, जब वो फंक्शन ही नहीं करेंगे, वो आपस में काम ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे संगठनों की क्या जरूरत, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे वो डब्ल्यूटीओ हो, अगर उनकी कोई एफिकेसी नहीं है तो उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। तो मुझे लगता है इन चीजों पर अंतरराष्ट्रीय जो एक नीतिपरक व्यवस्था है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, जो फ्री एंड फेयर ग्लोबल इंटरनेशनल इकोनॉमी है, डब्ल्यूटीओ के माध्यम से, डब्ल्यूटीओ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि डब्ल्यूटीओ भी एक ऐसी चीज है जो रामबाण इलाज है ट्रंप की इन यूनिलैटरल टैरिफ नीतियों का। तो मुझे लगता है इस पे भी आपसी देशों के बीच में आपसी सहमति बनेगी कि हम बजाय इससे अकेले लड़ने के, ट्रंप की जो नीतियां हैं उनसे अकेले लड़ने के, क्यों ना हम एक साझा फ्रंट तैयार करें और हम कहें कि भाई आपके जो भी नियम कानून है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो स्थापित नियम और कानून है, उनके माध्यम से आप जो भी टैरिफ लगाना चाहते हैं वो लगाएं। ये एक तरफा अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चलाने का जो आपका तरीका है, ये बहुत ही तुगलकी है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कॉप के बारे में, क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी हम देखते हैं कि पश्चिम के देशों में कोई अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा, और ये वही देश हैं जो अभी तक ग्लोबल साउथ के देशों को, भारत और चीन को हमेशा से कल्प्रिट करार देते थे, कि यही एक्यूज करते थे कि भारत और चीन ही जैसे लगता है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में और क्लाइमेट शिफ्ट में सबसे जिम्मेदार कंट्रीज हैं इन तमाम परेशानियों को लेकर के। आज अमेरिका उसकी बात नहीं करता है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, जिसको अभी तक जिसके झंडा बरदार पश्चिम के देश थे, अब वो लीडरशिप रोल ग्लोबल साउथ को आ रहा है। और एससीओ, मुझे लगता है कि अगर इस पे सिस्टमैटिक तरीके से काम होगा तो एससीओ बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। आगे आने वाले समय में मुझे लगता है जैसे जैसे भारत और चीन के संबंधों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक अलाइनमेंट होगा, भले ही बायलैटरल रिलेशंस में हमें मानना होगा कि बायलैटरल संबंध एक साथ अचानक से नहीं सही होंगे, जैसा एम्बेसडर सज्जनार ने कहा कि ये इतने बड़े देश हैं कि इनके सभी हित आपस में एक दूसरे के ऊपर कन्वर्ज हो जाए, ऐसा नहीं होगा।
जी। तो हमें ये कुछ ऐसे मुद्दे हमेशा रहेंगे जिसपे हमें जिसे अंग्रेजी का फ्रेज है कि एग्री टू डिसएग्री वाली सिचुएशन रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अंतरराष्ट्रीय जो विश्व व्यवस्था है, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, उसको लेकर के भारत और चीन के बीच में खास तौर से, लेकिन रूस भी उसमें बड़ा हिस्सा है, इन देशों के बीच में, एससीओ के सदस्यों के बीच में अगर एक आम सहमति और एक कॉमन एजेंडा बनता है तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत होगी। मुझे लगता है कि तियानजिन में इसकी दोनों चीजें, पहली चीज एक ब्रॉडर एजेंडा, क्षेत्रीय सहयोग से बाहर निकल करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने की बात होगी, और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी बात होगी कि 25 सालों में हमने क्या, पिछले जब से भारत ऑब्जर्वर बना है खास तौर से, तब से हमने क्या हासिल किया इस संगठन से, या एससीओ ने कितना काम किया, तो जी। कहीं ना कहीं फॉलो एक अप नई की दिशा जो यानी तय बात होती हुई होगी। नजर आएगी। जी बिल्कुल। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, इसी बात को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, जिस तमाम प्रसंगों को यहाँ पर जिक्र किया, बुलिंग का जिक्र हुआ, दबाव का जिक्र हुआ, यहाँ पर वैश्विक स्थिति पर अगर नजर डालें तो यकीनन इस वक्त दुनिया बदल रही है और वैश्विक चुनौतियों का ख्याल यहाँ पर इन तमाम सदस्य देशों को भी है जो इस वक्त ये बैठक कर रहे हैं। एससीओ जैसा बहुराष्ट्रीय संगठन, कैसे लगता है आपको, इस वैश्विक शक्ति संतुलन की बात करें या इन तमाम चुनौतियों से निपटने में अहम मंच और एक कारगर मंच और प्रभावित मंच बन सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो सभी को मालूम है जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जो पहले पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर या पोस्ट कोल्ड वॉर भी जो थोड़ा बहुत संतुलन था, यूनिपोलैरिटी थी 1991 से लेकर 2001 तक, जब ये 9/11 अटैक्स हुए वगैरह, या उसके बाद 2007-2008 में जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, तो वो यूनिपोलैरिटी का वक्त अब जा रहा है और मल्टीपोलैरिटी उसका जगह जरूर लेनी चाहिए। तो इसीलिए बहुत उथल पुथल है हर क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में सभी के देशों की शक्तियां हैं, उनमें बहुत परिवर्तन हो रहा है जी। और जो उनकी आर्थिक महत्व है वो भी बहुत बिल्कुल एकदम बदल रहा है। जो कि P5 थे, जो मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको अगर आप अब देखिए जो उनकी अर्थव्यवस्था या मिलिट्री पावर या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है, और 1945 में जब यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो तब क्या था, तो बहुत बदलाव हो रहा है। तो पूरे और जो देश हैं उसमें इसमें ये चुनौतियां भी हैं, परंतु इससे संभावनाएं भी निकल कर आती हैं। और मैं समझता हूं जैसे ये वैश्विक संगठन हैं या रीजनल ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एससीओ है, तो इनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जिससे कि वो पूरे इसका फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, जो कैसे इन सभी बदलाव से वो जूझ सकें और अपने देशों के लिए जो उसके सदस्य हैं उनके लिए वो बेहतरी कर सकें। तो जरूर इसमें बातचीत होगी। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके ऊपर भी जो हमारा ये तियानजिन डिक्लेरेशन आता है अभी कुछ ही समय में, तो उसके ऊपर काफी इसमें चर्चा होगी। तो ये तो हम बिल्कुल जानते हैं 2023 में भी ये अभी इतनी उथल पुथल शुरू नहीं हुई थी, परंतु इस सबको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा था जो हमको ये एससीओ में क्या बदलाव लाने हैं जिससे कि वो फ्यूचर रेडी हो सके, भविष्य के लिए जो चुनौतियां आएंगी उनसे जूझने के लिए तैयार हो सके, हम में क्या बदलाव लाने चाहिए इसमें। तो उन्होंने इसका संदेश उसी समय दिया था अपने वक्तव्य में जब वो हमारा फाइनल समिट हुआ था उस समय। तो अब तो जरूरत बहुत ही हो गई है। अब तो जो हम देख रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे आकर उथल पुथल की है, और जो जैसे मैंने पहले कहा जो ये दो बड़े युद्ध हो रहे हैं और सभी पूरा विश्व चाहता है शांति, क्योंकि शांति ही अगर होगी तभी विश्व समृद्धि की ओर जा सकता है। जी। तो मैं समझता हूं जो आतंकवाद, सुरक्षा, शांति के लिए यकीनन इसमें इस तियानजिन डिक्लेरेशन में और आगे एक किसी प्रकार का रोड मैप सा तैयार किया जाएगा जो आगे हम कैसे अपने सहयोग को बढ़ा सकते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। देखिए, हमेशा से एससीओ सुरक्षा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में ज्यादा काम किया, उसने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम नहीं किया। अर्थव्यवस्था में ग्लोबल साउथ में अगर देखा जाए तो ब्रिक्स का रोल ज्यादा रहा है, क्योंकि
ब्रिक्स की जब शुरुआत हुई 2001 में, जिम ओनील ने उसके बारे में बताया, तो उन्होंने आर्थिक व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया। इसीलिए आपने देखा है ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक है, करेंसी रिजर्व स्वैप सिस्टम्स वगैरह की वहां पर ये सब नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। परंतु ऐसे यहाँ इनिशिएटिव्स पर एससीओ में भी लिए जा सकते हैं आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए। जी देखिए, बातचीत तो इसके बारे में बहुत हुई है, जो हमको एनर्जी बैंक होना चाहिए, एससीओ का एफटीए होना चाहिए, परंतु इसमें ये आगे नहीं ले जा पाए हैं क्योंकि जो देश अभी तो 2 और देश ईरान और बेलारूस सम्मिलित हुए हैं, परंतु जो पहले देश थे, पहले 6 और उसके बाद 8 हुए, तो उनमें शक्ति संतुलन बिल्कुल नहीं था, बहुत ही ज्यादा उनमें डिफरेंस था। चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, मध्य एशिया के देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी छोटी है, रूस के अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, परंतु आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से करीब 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर उसकी जीडीपी है, टोटल जीडीपी है। तो इसीलिए क्योंकि इतना ज्यादा डिस्पैरिटी थी, तो इसको आगे लेकर नहीं जा पाए। ब्रिक्स की बात जहां तक है, तो वहां पर शुरुआत में ही ऐसे किया गया जिनकी बड़ी अर्थव्यवस्था हो। जब बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वो अपने हितों को साझा करके इसको आगे ले जा सकती हैं। परंतु यहां पर भी अब ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, क्योंकि अगर आर्थिक अर्थव्यवस्था देखें, वैश्विक अर्थव्यवस्था, तो उसमें डब्ल्यूटीओ का योगदान सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हालांकि इसमें अभी केवल कजाकिस्तान और किर्गिस्तान डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं, 3 जो देश हैं, और वो अभी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स नहीं हैं, परंतु फिर भी अगर प्रिडिक्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में, तो ये सभी देशों के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। बिल्कुल बेहतर स्थिति वो सभी देशों के लिए हो सकती है। और खासतौर से राहुल जी, अगर देखा जाए वैश्विक अस्थिरता के बीच अगर स्थिरता की हम बात कर रहे हैं, तो इस बार की एससीओ बैठक से उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि स्थिरता जो है वो शायद कुछ नजर आएगी, और उसी के प्रयास शायद किए जा रहे हैं इस बैठक में। जी मुकुल जी, बिल्कुल। देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्था है, आर्थिक जो व्यवस्था है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है या इंटरनेशनल सिस्टम जो है, उसको आज बहुत बड़ा खतरा पश्चिम के तमाम देशों की वजह से, अमेरिका की वजह से हमें मिल रहा है। और ये जिम्मेदारी बनती है, जो महाशक्तियां हैं, जो जिम्मेदार दुनिया के जो देश हैं, भारत और चीन जैसे जो देश हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक आर्थिक सिस्टम बना रहे, एक राजनीतिक सिस्टम बना रहे। भले ही हमें संयुक्त राष्ट्र संघ से, सिक्योरिटी काउंसिल से कोई अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है और वो लगातार हमारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे हैं, लेकिन ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है, रूल्स बेस्ड, जिसकी दुनिया में पिछले 8 दशक से पश्चिम के देश बात करते रहे हैं, उनको ये याद दिलाने की जरूरत है कि ये नियम जो उन्होंने बनाए थे, जो वो तमाम ग्लोबल साउथ के और पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स पे इम्पोज करते थे, आज वो उसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और एससीओ के माध्यम से मुझे लगता है तमाम देश जो सदस्य देश हैं, भारत और चीन खास तौर पे, वो ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था को, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है। क्लाइमेट चेंज को हम सिर्फ रेटोरिक या सिर्फ कागजों में दबा ना रहने दें, उस पर काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने CDRI और ISA जैसे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जहाँ तक बात, या क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी भारत के कार्बन जीरो की जो नीति है, उस पर भारत कैसे अपना काम कर रहा है, इन तमाम मुद्दों पर एससीओ में मुझे लगता है ज्वाइंट स्टेटमेंट जो आएगा, डिक्लेरेशन आएगा, उसमें ये बातें होंगी कि आप ऐसा नहीं है कि भारत और चीन को पिछले दशक में आप हमेशा से जो है अक्यूज करते रहे और आज अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नॉर्मेटिव मैसेज अमेरिका और पश्चिम के देशों की ओर जाएगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से अब आप हट नहीं सकते, और अब आप जो दुनिया को आप बताते थे कि लोकतंत्र है और तानाशाही की कोई जगह नहीं है, आज आप अपनी नीतियों में भी लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखिए और एक फेयर इंटरनेशनल सिस्टम का जो भाव है उसको भी आप हटा नहीं सकते हैं। तो बहुत अच्छे संदेश मुझे लगता है कि इस डिक्लेरेशन से जाने वाले हैं तमाम दुनिया के तमाम देशों को।
बिल्कुल, तो बात यहाँ पर रिफॉर्म्स की हो रही है, बात यहाँ पर जस्टिस की हो रही है, बात यहाँ पर एक फेयर इंटरनेशनल सिस्टम की हो रही है। हमारे साथ अरुण इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण, ये बैठक जारी है एससीओ लीडर्स की, और यहाँ से जिस तरह से शुरुआती खबरें आ रही हैं, शी जिनपिंग का संबोधन हो चुका है और उससे भी कई अहम बातें निकल कर आई हैं। क्या कुछ अपडेट है तियानजिन से? देखिए, जो सबसे बड़ी अपडेट जया इस समय पर मानी जाएगी वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का अराइवल हुआ है, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो तस्वीरें जो अराइवल के समय आई हैं, जो फोटोज देखने को मिल रहे हैं, ये इस बात को दर्शा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरह से सेंटर स्टेज ले लिया है यहाँ पर एससीओ समिट के अंदर, वो एक तरह से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मेरे पीछे इस समय पर यहाँ पूरी रशियन मीडिया इस समय पर मौजूद है। ये वही जगह है जहाँ पर कुछ ही देर के बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ में बायलैटरल्स होने जा रही हैं, और यहाँ पूरा का पूरा रशियन मीडिया इस पर जुड़ा हुआ है। और इन सब लोगों के फोन्स के अंदर, मोबाइल फोन्स के अंदर यही तस्वीरें जो हैं वो लोग लगातार देख रहे हैं। इस बात को दर्शाता है कि ये जो पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स की बात करते हैं, या फिर वन पिक्चर इज इक्वल टू 100,000 वर्ड्स, तो ये वही निकल करके आती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब जो तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है, भारत ने एक सेंटर स्टेज ले लिया है इस पूरे एससीओ ग्रुपिंग की, जहां तक बात की जाए। और जब जाहिर सी बात है, हमें सुबह भी कह रहा था कि जब किसी अर्थव्यवस्था के पास 1.4 बिलियन की एक तरह से जो पावर होती है, ताकत होती है, जीडीपी की ग्रोथ रेट फास्टेस्ट ग्रोइंग होती है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी पिछले लगभग 2 दशक के बाद में उसको अपग्रेड करता है किसी की रेटिंग को। यूएस बेस्ड जो रेटिंग एजेंसी होती है, वो भारत की रेटिंग को लगभग 2 दशक के बाद में अपग्रेड करती है और एक तरह से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बताती है। तो ये कॉन्फिडेंस देता है, पावर देता है किसी भी देश के लीडर को कि किसी भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर जाए और अपनी तरीके से बातों को रखें और एक तरह से सबको कन्विंस करें जी, सबको साथ लेकर के कि हमें रक्षा के अंदर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो शायद ये जो लेटेस्ट अपडेट की आपने बात की है, तो देखिए क्या जो बात की जाए तो नैरेटिव एक जो, क्योंकि आज की देखिए जो पूरी बात नैरेटिव को लेकर के होती है, तो आज जो यहाँ जो चाइना से जो तस्वीरें जा रही हैं, वो अपने आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है इस ग्रुपिंग को लेकर के कि कैसे एक साथ में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, कई मुद्दों के ऊपर बातचीत होती दिखाई देगी, जहाँ तक आतंकवाद का मुद्दा आता है, डिजिटल एंड फिजिकल कनेक्टिविटी का मुद्दा आता है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी कहते हैं, वो केवल भारत की बात को नहीं रखते हैं, वो एक तरह से पूरी ह्यूमैनिटी की बात को रखते हैं, ग्लोबल गुड की बात को रखते हैं। और वो कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी एक संबोधन रहेगा इसमें, चूंकि क्लोज डोर सेशंस होते हैं प्राइमरीली, तो जाहिर सी बात है आउटकम्स के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये पिक्चर्स जाहिर तौर पर काफी कुछ बयां कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरह से ग्लोबल गुड की दिशा के अंदर आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो किस तरीके से ग्लोबल गुड की जब हम बात कर रहे हैं, और ख़ासतौर से राहुल जी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत लगातार विश्व कल्याण की बात करता है। सिर्फ हम भारत के विकास की नहीं बात करते, बल्कि इसके साथ साथ विश्व कल्याण की भी बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। और उसी राह पर कोशिश है कि जो पूरा विश्व है या एससीओ के तमाम जो सदस्य देश हैं वो उस राह पर चल सकें, देख सकें, और एक नई दिशा जो है वो एससीओ को भी मिल सके। जी बिल्कुल मुकुल जी, देखिए किसी भी वसुधैव कुटुंबकम की अगर हम बात करें, किसी उसकी जो स्पिरिट है उसकी बात करें, तो किसी भी परिवार की तरह हर सदस्य जो परिवार का होता है उसकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, उसकी अपनी अपने उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट भी होते हैं, प्राथमिकताएं होती हैं। तो एससीओ के कॉन्टेक्स्ट में भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है, वो मुझे लगता है कि वो और विश्व मित्र की जो बात हम करते हैं उसको अगर हम अपने दिमाग में रखें तो बहुत स्पष्ट है कि एससीओ में एक मल्टी सेक्टोरल एजेंडा डिक्लेरेशन में आएगा, आउटकम डॉक्यूमेंट में आएगा, और नेताओं के भी बीच में इस तरह की बात होगी कि हम उसको, जैसे तमाम पिछले 2 दशकों में, 3 दशकों में एससीओ का केंद्र जो फोकस रहा है, केंद्रीय जो फोकस रहा है वो आतंकवाद रहा है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन रहा है और 3 एविल से लड़ने की बात रही है। अब उस बास्केट को बढ़ाने की जरूरत है, उसमें तमाम एजेंडा आइटम्स को लाने की जरूरत है। ब्रिक्स बहुत अच्छा संगठन है और उसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ब्रिक्स में जो केंद्रीय जो उसका काम है वो है इंटरनेशनल मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। एससीओ जो है वो एक क्षेत्रीय संगठन है और इसमें वो देश आते हैं जो बहुत सारे संगठनों में जिनकी बहुत भागीदारी नहीं है, जिनका बहुत बड़ा रोल नहीं है। क्षेत्रीय स्तर पे इस क्षेत्र को ये जो तमाम देश हैं, जो रूस से लेकर के भारत तक और ईरान से लेकर के और मलेशिया तक बढ़ रहे हैं,
उनके हितों को एक क्षेत्रीय स्तर पे लाना और उसको अलाइन करना ब्रिक्स के साथ, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए और शायद होगी भी, कि एससीओ और ब्रिक्स के बीच में क्या हम ऐसा एक फाइन बैलेंस, एक कोऑर्डिनेशन स्टेज पे आ सकते हैं, जिससे एक बहुपक्षीय संगठन, जैसे ब्रिक्स के पास न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एससीओ के पास कोई ऐसा अपना बैंक नहीं है जो विकास से जुड़े हुए और कमजोर देशों को मदद करने के लिए या कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है दोनों के बीच में एक अलाइनमेंट की संभावना है। अगर हम अपने कोऑपरेशन जो एजेंडा आइटम्स हैं उस बास्केट को बढ़ाएंगे तो एससीओ की भी रेलेवेंस बढ़ेगी आगे आने वाले समय में। ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़े उठापटक हो रहे हैं, देशों के बीच में युद्ध भी बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्थाएं बहुत ही संकुचित हो रही हैं, इनवर्ड लुकिंग हो रही हैं, और साथ ही बहुत सारे नए इंटरनेशनल एक्टर्स का भी उदय हो रहा है। मल्टीलैटरल जो व्यवस्था है उसमें भी हम देख रहे हैं कि वो नई लेयर्स निकल रही हैं। तो इस ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि एससीओ का जो आउटकम डॉक्यूमेंट आएगा उसमें भी ये बात दिखेगी और नेताओं के भी बीच में ये आम सहमति बनेगी कि अगर दो देश, दुनिया के दो देश, यहाँ मैं भारत और रूस की बात कर रहा हूँ, अगर दुनिया के दो देश आपस में व्यापार करने के लिए उन दोनों में सहमति है, उन दोनों में बिना किसी दबाव के, बिना किसी एक दूसरे से कोई एक्सप्लॉयटेशन के अगर वो देश व्यापार करने को तैयार है, तो कौन सा देश ऐसा, किस देश में इतनी ऑडेसिटी होनी चाहिए कि वो इसको रोक सके। तो इन्हीं ठोस कदमों के साथ और प्रभावशाली रिफॉर्म्स के साथ यहाँ पर निकल कर आएगा एससीओ का ये मंच, यही उम्मीद कर रहे हैं। अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके साथ और बातचीत करेंगे, अपडेट लेंगे इन तस्वीरों के बारे में, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर। पुलाव नहीं, प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एससीओ में भारत की निर्णायक भूमिका। लगातार जो एससीओ लीडर्स की बैठक है वो जारी है। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता तियानजिन से बने हुए हैं अरुण शर्मा, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रोफेसर मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। लगातार वहां से अपडेट्स आ रहे हैं किस तरह से एससीओ लीडर्स इस वक्त तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच एक साझा हित के साथ, एजेंडे के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण, जिस तरह से तस्वीरों की हम यहाँ पर लगातार चर्चा कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार ट्वीट किए हैं और उन्होंने लिखा है कैसे एक हमेशा ही बहुत ही खास मौका होता है जब वो रूसी राष्ट्रपति से मिलते हैं, और यकीनन वो तस्वीरें इस वक्त एससीओ के मंच से जरूर आ रही हैं, लेकिन ये संदेश पूरे विश्व को दे रही हैं और काफी उम्मीदें भी हैं इन तस्वीरों से इस वक्त वैश्विक संकट की जो स्थिति हम देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है कि एक रीजनल ग्रुपिंग एक तरह से एम्पावर होती है। देखिए, एक बहुत कॉमन सी बात है, अगर हम एससीओ ग्रुपिंग के अंदर या एससीओ ग्रुप एम्पावर हो रहा है, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि कोई दूसरी ग्रुपिंग जो हो रही है वो काउंटर हो रही है। भारत अपने कॉमन गोल्स को लेकर के किसी भी ग्रुप का पार्ट रहता है। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू सिंप्लीफाई। मान लीजिए हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं, कुछ फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम बातें करते हैं, कुछ सीरियस ग्रुप्स होते हैं जिसमें अपने न्यूज को शेयर करते हैं। तो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स जो क्रिएट करते हैं हम लोग, तो अपनी कॉमन आइडियोलॉजी के ऊपर करते हैं कि हमारे इंटरेस्ट किस ग्रुप के अंदर क्या होता है। मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म को अगर आप उसमें इंटरपोलेट करके देखेंगे तो यही पाएंगे कि जो कॉमन इंटरेस्ट हर देश का होता है वो कहाँ एग्जीक्यूट होता है, पूरा होता है, उसी देश के, उसी ग्रुपिंग के अंदर हर देश बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है या फिर पार्टिसिपेशन दिखाता है। एससीओ एज अ ग्रुपिंग एक रीजनल ग्रुपिंग है, लेकिन आप देखिए कि रीजनल ग्रुपिंग का एम्पावर होना एक बात को भी दर्शाता है। भारत इक्वेशन नंबर 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है ग्लोबल साउथ का, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है। भारत वन ऑफ दोज कंट्रीज है जो कि इस रीजनल ग्रुपिंग्स का भी पार्ट है
और बड़े मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म जैसे कि G20 का भी पार्ट है और जी। G7 जैसे मोस्ट पावरफुल ग्रुपिंग के अंदर भी वो एक तरह से पार्टिसिपेशन या फिर एज ए इनवाइटेड गेस्ट होता है। तो इस बात को दर्शाता है कि भारत का एक तरह से डाइवर्सिफाइड पार्टिसिपेशन है और अक्रॉस द ग्रुपिंग जो मोस्ट पावरफुल ग्रुपिंग्स की हम बात करते हैं वहां पे उसकी आवाज को सुना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इस रीजनल ग्रुपिंग के अंदर नो डाउट कई रीजनल मुद्दे होंगे कि कैसे यहाँ की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, बेहतर किया जाए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है जो जिस पे निगाहें रहती है वो स्पेस का सेक्टर है। शुभांशु शुक्ला जब से लौटे हैं धरती पर वापस, तो इनफैक्ट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके इंटरेक्शन हुआ था, बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि हमें स्पेस को लेकर के बहुत कुछ करने की जरूरत है, हमें एस्ट्रोनॉट्स के पूल को क्रिएट करने की जरूरत है और भारत एक लॉन्चिंग पैड बने जब तक स्पेस सेक्टर की बात आती है। तो स्पेस के लिए देखिए आज की तारीख में जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, भारत उनके लिए लॉन्च पैड तैयार कर रहा है एक तरह से, और एक तरह से एक इकोनॉमिक वे में कैसे आप अपने स्पेस मिशन को अंजाम दे सके, तो भारत उनके लिए एक तरह से हैंड होल्डिंग कर रहा है। तो एक स्पेस एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हमने देखा कई मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इनफैक्ट G20 में भी, ब्रिक्स के अंदर भी और बायलैटरल भी कई देशों के साथ में स्पेस को लेके बहुत ही ज्यादा आप देखिए कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं। जापान के साथ भी आपको याद होगा अभी रिसेंटली जो है स्पेस को लेकर के यूपेक्स को बढ़ाने की जो बात की गई है। तो ये दिखाता है कि भारत स्पेस जो उसका एक बड़ा पावर निकल करके आता है। ये स्पेस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ भारत इकोनॉमिक सस्ते के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कर रहा है। इसरो के साथ साथ कई स्टार्टअप्स निकल करके आ रहे हैं और जो कि अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन के डोर्स को खोल दिया गया है। तो स्पेस भी एक वो जगह होगी जो कि काफी वॉचफुल देखने लायक होगी, बिकॉज इस नए डेकेड के अंदर जो हम कहते हैं ना कि जहाँ न्यू एक्सप्लोर कहाँ किया जाएगा, AI तो एक है ही जिसपे फोकस होगा, साथ ही साथ जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है उस पर भी फोकस रहेगा, लेकिन क्या स्पेस अछूता रहेगा? स्पेस बहुत लाइकली है कि SCO समिट के अंदर आए, कैसे तमाम SCO देश एक तरह से कोलैबोरेट कर सके, कोलैबोरेट नहीं तो एटलीस्ट जो इकोनॉमिकली हम लोग कैसे इस तरह के मिशंस को अंजाम देते हैं उस पर फोकस रह सके। और भारत और रशिया तो बहुत पुराना साझेदार रहा है जब तक स्पेस की बात आती है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए भी काफी ज्यादा फोकस रहता है कि उनको कहाँ इकोनॉमिकली वायबल स्पेस सेक्टर मिले। तो स्पेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो सकता है जब तक इस ग्रुपिंग की बात आती है। अन्यथा कई सारे सेक्टोरल अप्रोच रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब वक्तव्य रहता है तो SCO से मंच के ऊपर वो आतंकवाद से लेकर के पर्यावरण तक हर मुद्दे पर अपनी बात को रखते हैं। इंडिया के अंदर क्या हाइलाइट्स किए या फिर क्या ग्रोथ स्टोरी रही है उसको भी वहां पे रेखांकित करते हैं। तो स्पेस भी शायद एक फोकस एरिया रह सकता है, बिकॉज इंडिया के बहुत बेहतरीन अचीवमेंट्स रहे जब तक स्पेस सेक्टर की बात की जाए। जी, तो किस तरीके से ना सिर्फ स्पेस सेक्टर बल्कि तमाम वो क्षेत्र जहाँ पे और अवसर हैं, संभावनाएं हैं, कैसे उनको और बेहतर तौर पर निखारा जा सकता है, ये देखना होगा। और खासतौर से राहुल जी, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि तमाम ऐसे कई ऐसे विषय हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर SCO की जो बैठक है जिसमें लीडर्स जो हैं अपना संबोधन भी दे रहे हैं, जाहिर तौर पर कई ऐसे अहम मुद्दों को शायद पटल पर रखा जाएगा जिसके चलते एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। जैसा हमारे अभी सहयोगी अरुण जो है बता रहे थे कि स्पेस सेक्टर जो है वो उनमें से एक हो सकता है, या इसके अलावा आज तमाम जो ऐसे मुद्दे जो कि कहीं ना कहीं वैश्विक मंच पर अस्थिरता में लोग उनको देखते हैं, उसके लिए एक समाधान की जरूरत है। और SCO क्या वो समाधान आज दे पाएगा? देखिए, किसी भी बहुपक्षीय संगठन में जो आउटकम डॉक्यूमेंट आता है वो इस तरह बनता है कि कितने मुद्दों पे तमाम देशों की आपस में सहमति बन रही है। वो पॉइंट्स उठाए जाते हैं जिन पे हर देश सहमत हो जाता है, वो आउटकम डॉक्यूमेंट में हमेशा रहते हैं। और दूसरी चीज होती है कि जो बहुत महत्वपूर्ण देश हैं या जो जिनका दबदबा है संगठन पे, वो क्या चाहते हैं। तो दोनों ही स्तर पे मुझे लगता है कि SCO, जैसा आपने कहा कि SCO इस वक्त 2025 में SCO उस मकाम पे खड़ा है कि उसके पास बहुत संभावनाएं हैं कि एक विजनरी अप्रोच के साथ, एक अच्छे आउटकम डॉक्यूमेंट के साथ वो ये दिखा सके अपनी मंशा और अपना आगे का रास्ता दुनिया को बता सके कि अगले 10 सालों में, अगले 5 समिट्स में, 10 समिट्स में हम क्या करने वाले हैं। और ये एक बहुत पिवटल मोमेंट है। ये तमाम देशों के लिए बहुत सारे मुद्दों पे 2040 से 2047 तक मुझे लगता है हर महाशक्ति ने अपने को विकसित करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को सुधारने के लिए, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, इंटरनेशनल जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी में आने के लिए, तमाम मुद्दों पे
सभी बड़े देशों ने मोटे तौर पे माना है कि अगले 15 साल बहुत क्रिटिकल होने जा रहे हैं विश्व के लिए और विश्व व्यवस्था के लिए। और इसमें एससीओ मुझे लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी समझ है, तो एससीओ का भी इसमें योगदान महत्वपूर्ण है। और ये तमाम देश इस बात को जानते हैं, खासतौर से भारत, चीन और रूस को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि भूमिका बढ़ रही है और उसमें एससीओ एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छे टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल राहुल जी, और खासतौर से ना सिर्फ आपने जिक्र किया भारत और रूस की भी जो एक भूमिका है, क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो हमने देखा किस तरीके से दोनों जो शीर्ष नेता हैं दोनों देशों के, उनके बीच बातचीत का जो दौर है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। और आज की भी जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम देख रहे हैं, उसमें भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह की घनिष्ठता है। ना सिर्फ हम द्विपक्षीय संबंध तो कहते ही हैं, लेकिन एक जब हम घनिष्ठ संबंधों की बात कर रहे हैं, मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं रूस के साथ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, रूस और भारत के बीच में संबंध एक फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये बात भारत ने रूस के साथ और रूस ने भारत के साथ दिखाई। और पिछले बहुत पीछे इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, पिछले 3 महीनों में ही आप देख लीजिए ऑपरेशन सिंदूर और भारत रूस से किस तरह से दोस्त होने के नाते बहुत सारा तेल खरीद रहा है। तो ये बहुत, भारत और रूस की दोस्ती तो एक लैंडमार्क है ही है, ये लोगों के लिए, दूसरे देशों के लिए एक रोल मॉडल भी है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकली, अगर स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कहीं इन तमाम एससीओ के तमाम देशों के अप्रोच में फिगर होगा। और मैं देख रहा हूं कि आप जो फोटोज दिखा रहे हैं उसमें साफ है कि प्रधानमंत्री के साथ हमेशा की तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी हैं। तो अगर स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग की बात होगी तो मुझे लगता है अनइम्पीडेड ग्लोबल ट्रेड की भी बात होगी, जो एक साथ बहुत सारी चिंताओं को और बहुत सारे जो एप्रीहेंशंस हैं, लोगों की शंकाओं को और चिंताओं को, दोनों को दूर करेगा। जो तमाम देश हैं एससीओ के, इंटरनेशनल अनइम्पीडेड ट्रेड, बाधा मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात मुझे लगता है एससीओ को करनी चाहिए। और शायद वो इस बारे में बात करेगा भी। तो बहुत सारा मुझे लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड बहुत सारी अच्छी पहल की जा सकती है इस मुद्दे पे इस साल, और उस पे आगे बातचीत भी होनी चाहिए और उन मुद्दों को आगे बढ़ाना भी चाहिए अगले आने वाले सालों में। बिल्कुल, तो यहाँ पर कुछ निर्णायक आउटकम निकलेगा एससीओ समिट से, इसी की सब उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ अरुण इस वक्त बने हुए हैं। अरुण, कल से ही जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं एससीओ समिट से, वो तस्वीरें सुर्खियां तो बनी रही हैं अखबारों की, टीवी स्क्रीन पर, लंबे समय तक विश्व उन्हें याद रखेगा। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो काफ़ी कुछ संदेश यहाँ पर देती हुई नजर आती हैं। इस वक्त जैसा कि आपने बताया कि रूसी मीडिया का भी जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों ही देशों की जो बायलैटरल्स हैं, द्विपक्षीय वार्ता है, उसको लेकर भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से एक स्वतंत्र विदेश नीति के साथ एक ग्लोबल बैलेंसर की भूमिका में भारत यहाँ पर नजर आता है, कहीं ना कहीं जो मौजूदा वैश्विक संकट है, एक समाधान की उम्मीद यहाँ पर भारत से की जा रही है। लगातार फोन कॉल्स भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, उसको लेकर उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। जया जी, मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि कुछ देश ऐसा होते हैं या ऐसे होते हैं जो बिन मतलब के किसी भी इवेंट का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। कुछ किया नहीं हो फिर भी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो बहुत एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ आता है, एक ऑनेस्ट ट्रीटमेंट या फिर एक वो ऑनेस्ट एग्जीक्यूशन करता है किसी भी काम को करने की दिशा के अंदर। चाहे रशिया, अब यही देखिए कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए शिरकत करने के लिए आ रहे थे, उसी समय पर जो यूक्रेनियन लीडरशिप है उनका फोन प्राइम मिनिस्टर मोदी को आता है। वो ये गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि आप रशिया से कहिए कि सीज फायर करें, इमीडिएटली सीज फायर करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात को यूक्रेनी लीडरशिप को भी कहा हुआ है कि आप डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ में अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसको सुलझाइए, बिकॉज ये वॉर जोन के अंदर हम लोग इसका जवाब नहीं पा सकते। भारत एक वो देश है जो कि प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करता है, वो कहता है हमें सोल्यूशन बताना है पूरी दुनिया को, हम सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड कंट्री है एक तरह से कि हमें सोल्यूशन देना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भाई रशियन लीडरशिप को भी साफ तौर पर कहते हैं कि आप एक तरह से ये युद्ध का समय नहीं है, इस समय पर युद्ध नहीं होना चाहिए और हमें प्राइमरी फोकस इस बात पर करना चाहिए इस पोस्ट पैंडेमिक टाइम के बाद में कि हमें कोलैबोरेशन करना चाहिए और कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अगर आपसी देशों के अंदर तो उसको टेबल पर सुलझाया जा सके। तो ये एक तरह से भारत
जब यूक्रेन के साथ भी एक वो ऑनेस्ट अप्रोच रखता है, रशिया के साथ भी एक ऑनेस्ट अप्रोच रखता है, और एक तरह से दोनों को बताता है कि आप एक तरह सोल्यूशन के लिए आगे बढ़िए, तो दोनों ही देशों का भी एक तरह से ट्रस्ट भारत जैसे देशों पर रहता है। आज की तारीख में आप देख लीजिए, जब रशियन लीडरशिप उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक तरह से फोन कॉल जब किया था, तो उनकी भी बातचीत हुई थी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उनको यही जवाब दिया था। तो जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोकस एक तरह से इस बात पर रहता है कि कैसे हम लोग सोल्यूशंस को फाइंड कर सके और प्रॉब्लम से कैसे हम लोग बाहर निकल सके। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, वो पीपल सेंट्रिक अप्रोच लेकर के जाते हैं। मतलब आप उनके पीछे 10-11 साल के जितने भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म की स्पीचेस उठा के देख लीजिए, रिमार्क्स उठा के देख लीजिए, वो अगर आप पाएंगे उसमें कॉमन फैक्टर यही आएगा कि वो हमेशा 1.4 बिलियन पीपल होते हैं। वो हम जो कॉमन वर्ड वो यूज करते हैं कि वो हम ग्लोबल गुड की बात करते हैं, वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। वो इस बात पर फोकस नहीं करते कि चैलेंजेस क्या है, वो ये बात पे फोकस करते हैं कि हमें करना क्या है। अगर पर्यावरण एक संकट है या जलवायु परिवर्तन एक संकट है, तो कैसे हमें उसके लिए स्टेप्स उठाने, सोल्यूशन क्या हो सकता है। इंडिया ने कैसे इनिशिएटिव्स दिए हैं, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हो, बायोफ्यूल अलायंस का हो, इस तरह के तमाम इनिशिएटिव्स को वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर रखता है। इनफैक्ट देखिए, छोटी से छोटी बात को भी प्राइम मिनिस्टर मोदी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। एक पेड़ माँ के नाम, इस इनिशिएटिव को इंडिया में शुरू किया गया, भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरू किया कि एक पेड़ माँ के नाम, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देखिए कि एक तरह से इंटरनेशनल कर दिया है। इंटरनेशनली मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर इस बात को जिक्र करते हैं कि इस छोटे से इनिशिएटिव को हमें शुरू करना चाहिए ताकि हम पर्यावरण की रक्षा कर सके। लाइफ जैसे मिशन की वो बात करते हैं, तो वो दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो अप्रोच है वो खुद के लिए नहीं है, एक सेल्फिश अप्रोच नहीं है किसी कि हमें अपने लिए सोचना है, अपने बारे में सोच रहे हैं। इंडिया का अप्रोच बड़ा ओपन है, एक इंक्लूसिव अप्रोच है। वो एक तरह से ह्यूमैनिटी की बात करता है कि हमें देश के लिए ये करना है, देश का हित सबसे पहले होना चाहिए और ह्यूमैनिटी के लिए हमें ये करने की जरूरत है। तो उसी अप्रोच के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शिरकत करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो भारत की जो नीति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये संदेश है, जो वैश्विक मंच पर जिस तरह से सहजता नजर आती है, तमाम इस वक्त जो विभिन्न वैश्विक शक्तियां एक साथ मिल रही हैं, ये तस्वीरें लंबे समय तक याद की जाएंगी। क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकलता है, जो आउटकम होगा, जो डिक्लेरेशन होगा, उस पर फिलहाल हम सभी की निगाहें बनी हुई हैं। बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि शांति, सुरक्षा, सहयोग के साथ समृद्धि तक तमाम जो सदस्य देश हैं वो एक नए मुकाम पर पहुंचे और आपसे सहयोग को और ज़्यादा बढ़ाएं। फिलहाल प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपसे अपडेट के लिए हम जुड़ेंगे। तो जाना आपने किस तरीके से एससीओ की जो अहम बैठक है ये फिलहाल चल रही है, और इस बैठक के जरिए जो लगातार नया आता रहेगा अपने दर्शकों तक जो है हम पहुँचाते रहेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर जहाँ गुट की बात होती है, ग्रुपिंग की बात होती है, एक स्वतंत्र विदेश नीति के साथ किस तरह से एससीओ में भारत एक निर्णायक भूमिका में नजर आ रहा है, इस पर भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।